पिछले वीडियो में हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग मस्तिष्क व मेरुरज्जु होते हैं। मस्तिष्क के तीन भाग हैं, उन तीनों के बारे में पढ़ लिया था। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क व पश्च मस्तिष्क, और उसके बाद में मेरुरज्जु के बारे में पढ़ लिया था। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाद में तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में तो हमने पढ़ा था, एक तो मस्तिष्क और मस्तिष्क से निकलने वाला मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये दोनों आ रहे थे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आते हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं, इन तंत्रिकाओं का समूह है। ये हम परिधीय तंत्रिका तंत्र में इनके बारे में पढ़ते हैं। तो मस्तिष्क व मेरुरज्जु से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं, तंत्रिकाओं का समूह है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को आने जाने वाले जो संदेश है या सूचनाएं है, इनको पहुंचाने का कार्य करता है, वह कहलाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिभाषा दोबारा सुनना, परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे कहते हैं? मस्तिष्क व मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का समूह है, जो मस्तिष्क व मेरुरज्जु तक सूचनाओं को पहुंचाने के लिए या आने जाने के लिए पथ प्रदान करता है, पहुंचाने का कार्य करता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र में इसकी परिभाषा में क्या लिखोगे आप? मस्तिष्क व मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का समूह जो सूचनाओं या संवेदों या उद्दीपन भी कह सकते हैं, जो सूचनाओं को मस्तिष्क व मेरुरज्जु तक पहुंचाने या आदान प्रदान का कार्य करता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई कि मस्तिष्क व मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का समूह है, जो मस्तिष्क व मेरुरज्जु को सूचनाओं को पहुंचाने के लिए या आने जाने के लिए, आदान प्रदान या आने जाने के लिए कार्य करता है या पथ प्रदान करता है, वह है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। इसमें एक तो है संवेदी तंत्रिकाएं और दूसरी है प्रेरक तंत्रिकाएं। यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र है, ये दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। एक तो है संवेदी तंत्रिकाएं और दूसरा है प्रेरक तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाओं का दूसरा नाम भी है, संवेदी तंत्रिकाओं को अभिवाही तंत्रिकाएं भी कहते हैं। अभिवाही तंत्रिकाएं और प्रेरक तंत्रिकाओं को अपवाही तंत्रिकाएं कहते हैं। अब सबसे पहले है संवेदी तंत्रिकाएं किससे कहा जाता है? संवेदी तंत्रिकाएं जो बाह्य वातावरण से प्राप्त जो संवेदनाएं हैं या सूचनाएं हैं या उद्दीपन है, इनको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का कार्य करने वाली तंत्रिकाएं संवेदी तंत्रिकाएं कहलाती हैं। बाह्य वातावरण से प्राप्त संवेदनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों आते हैं, मस्तिष्क व
मेरुरज्जु को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का कार्य करने वाली तंत्रिकाएं संवेदी तंत्रिकाएं कहलाती हैं। संवेदी तंत्रिकाएं कहलाती है। यानी जैसा इसका नाम है संवेदी तंत्रिकाएं, यानी संवेदनाओं को ग्रहण करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने वाली तंत्रिकाएं संवेदी तंत्रिकाएं कहलाती है। दूसरा है प्रेरक तंत्रिकाएं। ये इसका विपरीत कार्य करती हैं। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के यानी मस्तिष्क मेरुरज्जु है उनके, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के आदेशों या निर्देशों को संबंधित अंग या ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो पहले वाली जो पढ़ी है आपने संवेदी तंत्रिकाएं, उसका ये विपरीत होता है। संवेदी तंत्रिकाएं तो क्या करती हैं, जैसे संवेदनाएं हैं, संवेदनाओं का मतलब है जैसे हाथ पैर है, जो हाथ है या जो पैर है, ये हाथ है ये पैर है, तो इनसे जो जैसे मान लो गर्म वस्तु स्पर्श हो रही है, हाथ के गर्म वस्तु स्पर्श होने पर उससे संवेदनाओं को ले जाने वाली जो मस्तिष्क मेरुरज्जु तक ले जाती है, इनको तो कहते हैं संवेदी तंत्रिकाएं। और फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क या मेरुरज्जु है, जो आदेश देता है उस आदेश को वापस लाने वाली संबंधित अंग तक, उस अंग तक वापस लाने वाली है, इनको बोलते हैं प्रेरक तंत्रिकाएं। तो एक तंत्रिकाएं तो हो गई जो संवेदनाओं को ले जाती है, ले जाने का कार्य करती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, वो है संवेदी तंत्रिकाएं। और दूसरे प्रकार की तंत्रिकाएं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो भी आदेश देता है कि गर्म वस्तु स्पर्श होने पर उस भाग को तुरंत हटाया जाए, और जैसे हाथ की गर्म वस्तु स्पर्श होती है हम हाथ को तुरंत हटाते हैं, ये आदेश हमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मिलता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से तंत्रिकाओं द्वारा होता हुआ, प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा होता हुआ ये आदेश उस अंग तक जाता है जहाँ गर्म वस्तु स्पर्श हो रही है या कोई कांटा चुभ रहा है, कुछ भी ऐसा कार्य हो रहा है, संवेदनाएं जो प्राप्त हो रही है, तो वहाँ तक ये आदेश पहुँचाया जाता है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में ये दो प्रकार की तंत्रिकाएं हैं, संवेदी तंत्रिकाएं और ये प्रेरक तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाएं संवेदनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है, और प्रेरक तंत्रिकाएं संवेदनाओं को केंद्रीय जो आदेश है उनको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित अंग तक लाने का कार्य करती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र को कार्यात्मक रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है परिधीय तंत्रिका तंत्र को कार्यात्मक रूप से। परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिकाओं को दो भागों में बांटा था, वो थी संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाएं, और कार्यात्मक रूप से दो भागों में बांटा गया है, वो है कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। एक तो है कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को फिर से दो भागों में बांटेंगे, अनुकंपी और परानुकंपी में। तो कायिक तंत्रिका तंत्र किससे कहते हैं, क्या होता है कायिक तंत्रिका तंत्र? यह तंत्र उन क्रियाओं को संपन्न करने में सहायता करता है जिन्हें हम
अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। यानी जिन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है उन कार्यों को संपन्न करने में ये कायिक तंत्रिका तंत्र है। तभी इसको कार्यात्मक रूप से 2 भागों में बांटा है। अपनी इच्छानुसार करने वाले जो कार्य है, जैसे चलना फिरना है, लिखना है, दौड़ना, खेलना कूदना है, जिन कार्यों को हम चाहे तो कर सकते हैं चाहे तो नहीं कर सकते हैं, वो इसमें आता है कायिक तंत्रिका तंत्र में। दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यह तंत्र उन क्रियाओं को संपन्न करने में सहायता करता है जिन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होना, जैसे हृदय की धड़कन, हम इसे नहीं रोक सकते, लगातार हृदय धड़कता रहता है। भोजन का पाचन, खाना खाने के बाद में जैसे भोजन है ये उदर में चला जाता है तो उसके बाद में पाचन क्रिया शुरू हो जाती है, हम पाचन क्रिया को नहीं रोक सकते। श्वसन क्रिया है, कुछ समय के लिए 1-8 मिनट के लिए हम रोक सकते हैं, 1-2 मिनट के लिए, लेकिन लंबे समय तक इसे नहीं रोका जा सकता। परिसंचरण तंत्र, जो रुधिर धमनी शिराओं में इनमें प्रवाहित होता है, उसे हम नहीं रोक सकते। इसके अलावा जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं जिनसे हार्मोन स्रावित होते हैं, उनके स्राव को हम नहीं रोक सकते। यानी उन क्रियाओं को संपन्न करता है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। यह तंत्र उन क्रियाओं को संपन्न करने में सहायता करता है जिन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। इसमें तो उदाहरण है जैसे चलना फिरना, खेलना, लिखना, ऐसे जो कार्य है जो हम चाहे तो कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये उदाहरण है। और इसके उदाहरण है जैसे हृदय स्पंदन, हृदय का धड़कना, श्वसन, परिसंचरण, ग्रंथियों के स्राव। स्राव का मतलब है ग्रंथियों से जो पदार्थ निकलते हैं, ग्रंथियों के स्राव। पाचन, इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो आता है इसमें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो है अनुकंपी और एक है परानुकंपी। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसमें एक तो आता है अनुकंपी और दूसरा आता है परानुकंपी। 2 भाग है इसके, एक तो है अनुकंपी और एक है परानुकंपी। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। एक जो कार्य करता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, उसके विपरीत फिर परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र व्यक्ति को आपातकालीन स्थिति में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करके, आपातकालीन स्थिति का मतलब क्या होता है? आपातकालीन स्थिति का मतलब है जैसे अचानक से कोई वस्तु सामने आती है तो जैसे घबरा जाना, डर लगना, या अचानक से जैसे कोई भी जो हमारी परिस्थिति है उसके विपरीत माहौल बनता है, वह है आपातकालीन स्थिति। तो आपातकालीन स्थिति में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर को, और ऊर्जा प्रदान करके व्यक्ति में सतर्क
व उत्तेजना को नियंत्रित करता है। ये कब करता है? आपातकालीन स्थिति में। आपातकालीन स्थिति में अनुकंपित तंत्रिका तंत्र तो आपातकालीन स्थिति में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करके व्यक्ति में सतर्क व उत्तेजना को नियंत्रित करता है। जैसे इसके उदाहरण है हृदय स्पंदन बढ़ना, हृदय की धड़कन बढ़ना, श्वसन दर बढ़ना, ये इसके उदाहरण हैं। और परानुकंपित तंत्रिका तंत्र क्या कार्य करता है? यह है विश्राम अवस्था में क्रियाशील होकर अतिरिक्त ऊर्जा का संचय करता है, यानी ऊर्जा स्टोर करता है, ऊर्जा संचित करता है हमारे शरीर में। इसके उदाहरण क्या है? पहले वाले में जैसे हृदय ये धड़कन बढ़ रही थी, तो अब की बार इसमें क्या हो जाएगा? हृदय स्पंदन कम होना, श्वसन दर कम होना, लार व पाचक रसों के स्राव में वृद्धि होना, ये होता है इसमें परानुकंपित तंत्रिका तंत्र में। अब इसमें अंतर आप समझो, अनुकंपी में क्या होता है? आपातकालीन स्थिति में क्या होता है? व्यक्ति घबरा जाता है, अचानक से कोई ऐसी परिस्थिति हो जाती है, तो उसमें क्या होता है? हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, जैसे अचानक डर जाने पर, और श्वसन क्रिया तेज गति से होने लगती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सतर्क व उत्तेजना को नियंत्रित करता है एक्स्ट्रा ऊर्जा दे करके, जिससे व्यक्ति है अन्य जो प्रकार की शरीर को जो क्षति या हानि हो सकती है, उनसे व्यक्ति को सुरक्षित रखा जा सकता है। और परानुकंपित तंत्रिका तंत्र जो विश्राम अवस्था में क्रियाशील होकर के, जैसे हम सो रहे हैं, सोते समय क्या होता है? हमारे हृदय स्पंदन दर है वो कुछ कम रहती है, श्वसन दर कम रहती है, और भोजन का पाचन, उसके बाद में पाचन होने के बाद में जो पाचक रस है उनमें वृद्धि होती है, लार व पाचक रस में वृद्धि, आँख की जो पुतली है उसका सिकुड़ना, ये सभी कार्य इसमें आते हैं। यानी विश्राम अवस्था में जब हम आराम कर रहे होते हैं या सो रहे होते हैं, तो उस समय ये क्रियाशील होकर के और अतिरिक्त ऊर्जा का संचय करता है। हमारे शरीर में ऊर्जा संचित होती रहती है, और ये ऊर्जा फिर हम जो कार्य करते हैं उसमें ये काम में आती रहती है। और हृदय स्पंदन कम होना, श्वसन दर है ये कम होना, ये इस प्रकार की इसमें कार्य आती है। तो ये अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में ये अंतर हो गया। तो ये तंत्रिका तंत्र कंप्लीट हो गया है, केंद्रीय और परिधीय दोनों। तंत्रिका तंत्र को हमने दो भागों में बांटा था। दोबारा से इसका जो चार्ट है, ये चार्ट देखो, इसमें एक तो है, इसमें दो भागों में है, तो एक तो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें हमने पढ़ा था एक तो मस्तिष्क के बारे में और एक मेरुरज्जु के बारे में। मस्तिष्क के 3 प्रकार पढ़े थे। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क व पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क किससे मिलकर के बना हुआ था? अग्र मस्तिष्क प्रमस्तिष्क, थैलेमस व हाइपोथैलेमस से मिलकर के बना हुआ था। प्रमस्तिष्क, थैलेमस व हाइपोथैलेमस, इनसे मिलकर के बना हुआ था ये अग्र मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा भाग था, अन्य कोई भाग नहीं थे इसमें। और पश्च मस्तिष्क ये
अनुमस्तिष्क से अनुमस्तिष्क, पोन्स व मेडुला ऑब्लांगेटा, इनसे मिलकर के बना हुआ था पश्च मस्तिष्क। इसके बाद में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाद में दूसरा भाग हमने जो आज पढ़ा है वो है, एक तो परिधीय तंत्रिका तंत्र था। परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इसको दो भागों में बांटा था हमने। एक तो इसका भाग था कायिक तंत्रिका तंत्र, कायिक तंत्रिका तंत्र, और एक भाग था स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को फिर से दो भागों में बांटा था, एक तो अनुकंपी और एक परानुकंपी। अनुकंपी क्या करता है, ये क्रियाशील अवस्था में क्रियाशील होकर ऊर्जा क्षय करता है, यानी ऊर्जा खर्च होती है इसमें। और इसमें क्या होता है, ये विश्राम अवस्था में क्रियाशील होकर, विश्राम अवस्था में क्रियाशील होकर ऊर्जा का संचय करता है। तो ये तो ऊर्जा का संचय करता है, ये ऊर्जा का क्षय करता है। ये क्रियाशील अवस्था में होता है, ये विश्राम अवस्था में होता है। तो ये तंत्रिका तंत्र का जो चार्ट आरेख है, चार्ट आरेख ये ध्यान रखना। अब तंत्रिका तंत्र है, ये जिससे मिलकर के बना हुआ होता है, यानी जिसको हम संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं, वो है तंत्रिका कोशिका। यानी तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तंत्रिका कोशिका के बारे में काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। तंत्रिका कोशिका, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूरॉन्स। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा वर्णन कि किसे कहते हैं, क्या होता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका होती है। संरचनात्मक का मतलब है कि जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है वो इसी से होता है। क्रियात्मक का मतलब है कि फिर जो भी कार्य होते हैं तंत्रिका तंत्र में, वो तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा ही होती है। तो इसलिए इसे तंत्रिका तंत्र को शरीर की तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। इसके द्वारा शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक उद्दीपन या संकेतों को भेजा जाता है या आदान प्रदान किया जाता है। आना और जाना दोनों कार्य होते हैं इससे, क्योंकि इसमें दो प्रकार की होती है, संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाएं। ये तंत्रिकाएं शरीर के ऊतक या अंगों को, शरीर के जो ऊतक है या अंग है, इनको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें हमने पढ़ा था मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इससे जोड़े रखती है। दोनों को आपस में जोड़े हुए रखती है तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका शरीर के अंग या ऊतकों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़े रखती है। और हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका ही है। इसका कार्य उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाना और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जो आदेश हैं उन आदेशों को संबंधित अंग तक पहुंचाने का कार्य करती है। तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। मुख्य रूप से 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है
द्रुमाशय, डेंड्राइट्स या द्रुमाशय। दूसरा है साइटोन, कोशिकाकाय। तीसरा है एक्सोन या तंत्रिकाक्ष। ये मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, डेंड्राइट्स, साइटोन व एक्सोन। अब सबसे पहले इसकी संरचना बनाते हैं। तंत्रिका कोशिका की संरचना किस प्रकार से बनानी है। ये इसमें डेंड्राइट्स या द्रुमिकाएँ, लंबे लंबे पतले प्रवर्धर का मतलब रेशों की तरह से होती है। ये वातावरण से संवेदनाएं या सूचनाएं हैं, इनको ग्रहण करने का कार्य करती हैं। इनको कहते हैं द्रुमाशय या द्रुमिकाएँ। द्रुमाशय। दूसरा भाग है जो एक सामान्य कोशिका की तरह से होता है, इसको कहते हैं कोशिकाकाय। ये भाग है, इसको बोलते हैं, ये पूरा जो एक हथेली की तरह से दिखाई दे रहा है, इस भाग को बोलते हैं कोशिकाकाय। इसमें ये केंद्रक है, इसमें कुछ निषेल कण पाए जाते हैं। ये प्रश्न आया हुआ भी है कि निषेल कण कहाँ पाए जाते हैं, तो निषेल कण तंत्रिका कोशिका के जो कोशिकाकाय में पाए जाते हैं। ये निषेल कण है, ये न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके बाद में इसके चारों ओर इसका जो लंबा भाग है, पतला और लंबा भाग, जिसको तंत्रिकाक्ष कहते हैं, इसके चारों ओर ये एक आवरण सा होता है जिसको कहते हैं माइलिन आच्छद। ये जो आवरण है, इस आवरण को माइलिन आच्छद कहा जाता है। माइलिन आच्छद। और ये इसका पतला और लंबा भाग है, इस पूरे भाग को कहा जाता है तंत्रिकाक्ष। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो भाग है, इसको कहा जाता है तंत्रिकाक्ष। इसका अंतिम सिरा है, इस पर कुछ बटननुमा संरचनाएं पाई जाती है। इन संरचनाओं को कहा जाता है सिनेप्टिक नोब। जो घुंडीनुमा संरचनाएं है या सिनेप्टिक पुट्टिकाएं, सिनेप्टिक पुट्टिकाएं, नोब या पुट्टिकाएं। इसके मध्य में जो जगह होती है, इनको कहा जाता है यहाँ पर ये जो नोड होते हैं, इनको बोलते हैं रेनवियर के नोड। तो ये तंत्रिका कोशिका की संरचना है, जिसके प्रमुख 3 भाग बताए गए हैं। ये कोशिकाकाय है, कोशिकाकाय भाग में ये भरा हुआ रहता है कोशिका द्रव्य। यानी इसको आप ऐसे दर्शा देना कि ये जो भाग है, इस तरह से ये भाग, ये कोशिकाकाय है, और ये दर्शा दो आप कोशिका द्रव्य। अब सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं डेंड्राइट्स या द्रुमिकाएँ। ये कोशिकाकाय से निकले हुए छोटे छोटे तंतु या रेशे होते हैं, जो बाह्य वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और कहाँ पहुँचाते हैं इसको, कोशिकाकाय। ये जो पूरा भाग है, ये कोशिकाकाय है, कोशिकाकाय तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। सिर्फ इतना सा आपको बताना है डेंड्राइट्स या द्रुमाशय में कि ये लंबे पतले प्रवर्धर या रेशे होते हैं, जो वातावरण से प्राप्त संवेदों को कोशिकाकाय तक पहुँचाने का कार्य करती हैं। दूसरा है कोशिकाकाय या साइटोन। कोशिकाकाय क्या होता है? यह सामान्य कोशिका के समान ही होता है, जिसमें केंद्रक पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है और निषेल कण पाए जाते हैं। केंद्रक
कोशिका द्रव्य और निषेल कण ये पाए जाते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाने में सहायता करता है। तीसरा है तंत्रिकाक्ष। एक भाग तो हो गया ये द्रुमाशय, दूसरा भाग हो गया ये कोशिका काय, तीसरा भाग है ये तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष क्या है? तंत्रिकाक्ष ये लंबा बेलनाकार प्रवर्धक भाग है। प्रवर्धक का मतलब है एक लंबा तंतु सा निकला हुआ भाग है और ये कोशिका काय से यानी यहाँ से कोशिका काय से शुरू होकर के और दागेनुमा शाखाएं बनाता है। इन दागेनुमा शाखाओं है इनके अंतिम बिंदु पर गुंडीनुमा संरचनाएं पाई जाती है। इन गुंडीनुमा संरचनाओं को सिनेप्टिक पुट्टिकाएं कहती हैं या तंत्रिका बटन कहती हैं। इनको तंत्रिका बटन लिख दो, चाहे सिनेप्टिक नोब या तंत्रिका बटन। और ये तंत्रिका बटन है, ये तंत्रिका बटन या ये सिनेप्टिक नोब है, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ पाए जाते हैं। सिनेप्टिक नोब में न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है ये क्या कार्य करती है? ये तंत्रिका आवेग के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर जो पदार्थ है वो एसिटिलकोलिन, ग्लूटामिन, पोमेटिन, डोपामिन, हिस्टामिन, ये है इसमें डोपामिन, हिस्टामिन, एपिनेफ्रिन, ये पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। ये एसिटिलकोलिन एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया ग्लूटामिन, डोपामिन, हिस्टामिन और नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन ये इन सिनेप्टिक नोब या पुट्टिकाओं में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। ये तंत्रिकीय आवेग संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी ये है न्यूरो ट्रांसमीटर या न्यूरोट्रांसमीटर ही लिख दो आप इसमें। ये न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटिलकोलिन, ग्लूटामिन, डोपामिन, हिस्टामिन, नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये तंत्रिका कोशिका की संरचना हो गई। इसके बाद में है सिनेप्स क्रिया। सिनेप्स क्रिया क्या होती है? इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिकीय अंतर्ग्रथन या अंग्रेजी में कहते हैं सिनेप्स क्रिया। इसमें क्या होता है? एक तंत्रिका कोशिका है, इधर दूसरी तंत्रिका कोशिका है, इनके जो रेशे निकले हुए हैं ये यहाँ पर जो क्रिया हो रही है इस क्रिया को बोलते हैं सिनेप्स क्रिया। इस क्रिया को कहते हैं सिनेप्स क्रिया। यानी इसमें जो आवेग है, संवेदनाएं हैं, ये संवेदनाएं एक कोशिका के तंत्रिकाक्ष से दूसरी कोशिका के द्रुमाशय पर पहुंचती है। उस क्रिया को कहते हैं सिनेप्स क्रिया या कोशिकीय अंतर्ग्रथन। एक कोशिका का तंत्रिकाक्ष व दूसरी कोशिका का द्रुमाशय दोनों के मिलने के स्थल को या संधि स्थल को सिनेप्स क्रिया कहा जाता है। अब है इसकी कार्य प्रणाली या कार्य विधि। किस प्रकार से कार्य होता है? अनेक जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं ये सभी मिलकर के एक जालनुमा संरचना बनाती है, जिसका जो जाल हमारे पूरे शरीर के अंदर फैला हुआ रहता है। और इसमें जो संवेदी तंत्रिका है, जो आपको पहले भी बता दिया है, जो उद्दीपन है, उद्दीपन का मतलब जैसे स्पर्श है, आवाज़, तेज आवाज़ है, रोशनी है, ये उद्दीपन, इन उद्दीपनों को संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है
और तंत्रिका कोशिका की प्रेरक तंत्रिकाएँ है, प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएँ है। ये फिर जो विद्युत रासायनिक संकेतों, ये संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा ये विद्युत रासायनिक संकेत के रूप में पहुंचाती है, विद्युत रासायनिक संकेत के रूप में संवेदनाएं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाई जाती है वो विद्युत रासायनिक संकेत के रूप में पहुंचाई जाती हैं। और फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो निर्देश या आदेश है उसको प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं है या अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं है, ये संबंधित अंग तक वापस लाने का कार्य करती है। जब ये तंत्रिकीय आवेग मंद हो जाते हैं, इनकी स्पीड कम हो जाती है, तो क्या होता है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर इन आवेगों को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे यहाँ से जो संवेदनाएं ग्रहण की जाती है यहाँ पर होती हुई ये मंद पड़ने लगती है, मंद पड़ने पर ये न्यूरोट्रांसमीटर है, सिनेप्टिक पट्टिकाओं में जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये इनको बढ़ाने का कार्य करते हैं। वापस यहाँ पर जो स्पीड थी वो स्पीड वापस यहाँ पर हो जाती है। इनको फिर दूसरी तंत्रिका कोशिका है, इसके डेंड्राइट्स ग्रहण कर लेते हैं और ये क्रिया आगे ऐसे होती रहती है, चलती रहती है। इस प्रकार से फिर तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो आदेश आता है वो वापस प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा संबंधित अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो ये हो गई इसमें कार्य प्रणाली, तंत्रिका कोशिका की कार्य प्रणाली, जिसमें आपको मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि जो वातावरण है, बाह्य वातावरण से प्राप्त संवेदनाएं या उद्दीपन है, इन उद्दीपनों को संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युत रासायनिक संकेत के रूप में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क मेरुरज्जु तक पहुंचाया जाता है। और आवेग मंद पड़ने पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इन आवेगों को कई गुना बढ़ा देते हैं और फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचने पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जो आदेश है या निर्देश है इनको प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा संबंधित अंगों तक या ऊतकों तक प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा ये पुनः पहुंचाई जाती है। तो ये हो गई इसकी कार्य प्रणाली या कार्यविधि। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे और इसका जो वर्णन है, थ्योरी है, ये PDF द्वारा आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। धन्यवाद।